हेलो एवरीवन, सरवत दिस साइड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट चैप्टर हम पढ़ेंगे और हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे और उसकी क्या क्या रिलेवेंस है वो भी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, क्लासेस ऑफ ऑडिट। कि ऑडिट के डिफरेंट क्लासेस कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑडिट को क्लासीफाई किया गया है, वो अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 मिनट। तो जैसे इसमें सबसे पहले आता है स्टैचुटरी ऑडिट, दूसरा आता है प्राइवेट ऑडिट, तीसरा आता है गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, और चौथा आता है इसके अंदर इंटरनल ऑडिट। तो ये 4 ऑडिट आते हैं। फिर स्टैचुटरी ऑडिट के अंदर मतलब कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें स्टैचुटरी ऑडिट कराना कंपलसरी है, वो देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है इसको। फिर उसके बाद प्राइवेट ऑडिट किस किस के ऊपर कंपलसरी होगा, मतलब किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे, और लास्ट में फिर इंटरनल ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे। अब इसी का जो पार्ट बी था, मतलब हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे ऑडिट का। पहला किसके बेसिस पर, किसके बेसिस के ऊपर था? बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा किस बेसिस पे है? दूसरा है, ठीक है, फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से ऑडिट आएंगे? यहाँ पे आएगा कॉन्टिन्यूस ऑडिट आएगा, बैलेंस शीट ऑडिट आएगा, एनुअल ऑडिट आएगा, जिसे पीरियोडिक फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा ऑडिट आएगा? इंट्रीम आ गया, पार्शियल आ गया, कंप्लीट आ गया, ठीक है, कैश ऑडिट आ गया, कॉस्ट ऑडिट आ गया, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एटसेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट क्या होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होगा। तो 2 टाइप में बांटा है, एक तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और दूसरा किसके हिसाब से बांट रखा है? दूसरा बांट रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो जब से सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? स्टैचुटरी ऑडिट। अब ये स्टैचुटरी ऑडिट क्या होता है? मतलब ये वो ऑडिट होता है जो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना एप्लीकेबल होता है बाय द लॉ। मतलब लॉ के अंदर उसके ऊपर कोई स्पेशल लॉ लगता होगा, उस लॉ के अंदर कह रखा है कि आपको ये वाली, अगर आपकी ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वाला ऑडिट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वो किसी लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं और जिस उसकी वजह से ऑडिट कर रहे हैं, तो वो ऑडिट कहलाएगा आपका स्टैचुटरी ऑडिट। जैसे किसी कंपनीज के ऊपर लगना, तो कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कोई कंपनी 2013 फॉलो करती है और उस लॉ के अंदर क्या रखा कि आपको ऑडिट कराना है, तो ये जो ऑडिट होगा वो लॉ की वजह से करवा रहे हो आप, तो ये स्टैचुटरी ऑडिट कहलाएगा। जैसे कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट का एक्ट होता होगा, उसके अंदर क्या रखा है कि आपको ऑडिट कराना है, तो कंपलसरी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑडिट आपका स्टैचुटरी ऑडिट कहलाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जो भी लॉ के अंदर कह रखा होगा, और लॉ में अगर कह रखा है कि आपको ऑडिट कराना है और आप ऑडिट कराओगे, तो ये जो ऑडिट होगा ना, ये कंपलसरी नेचर का होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे मना कर दोगे कराने से। तो अगर ऐसा कोई ऑडिट है जो लॉ में कह रखा है कि आपको कराना है, तो आपको कराना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? कंपलसरी ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर और क्या आएगा? थर्ड, जैसे इसमें अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो उसे ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। फिर अगर कोई सोसाइटीज़ है रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उसे कराना कंपलसरी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ है, तो अगर इस टाइप की कंपनीज होगी, तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये जो ऑडिट होता है इनके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है, उसकी वजह से हो रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या होगा? स्टैचुटरी ऑडिट। और भी कंपनीज आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो दे रखे हैं ये 1 से 5 तक, ये एग्जांपल्स हैं उनकी कि कौन कौन से कंपनीज के ऊपर, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है स्टैचुटरी ऑडिट लगता है। तो कंपनीज पे लगता है, ट्रस्ट पे लगता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर लगता है, ट्रस्ट के ऊपर लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर लगता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वगैरह के ऊपर लगता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर स्टैचुटरी ऑडिट लगता है। फिर आ जाओ प्राइवेट ऑडिट। अब ये प्राइवेट ऑडिट क्या होता है? वो ऑडिट जो आपके ऊपर ना कंपलसरी नहीं है किसी लॉ के अंदर, मतलब एक्ट तो आपके ऊपर भी लगता है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, तो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, या अदर इंडिविजुअल है, तो उनके ऊपर भी कोई एक्ट लगता है। बट उस एक्ट में नहीं कह रखा कि आपको ऑडिट कराना है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं रखा है तो कंपलसरी नहीं होगा, और आप उसके बावजूद भी ऑडिट कराते हो, तो वो ऑडिट कहलाएगा प्राइवेट ऑडिट। मतलब आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो। और स्टैचुटरी ऑडिट में क्या होता है? कंपलसरी होता है, आप कंप्लाई कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वो कंपलसरी होता है। ये क्या होता है? वो क्या नाम है, वॉलेंट्री होता है, मतलब कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो ये प्राइवेट ऑडिट में आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑडिट आते हैं, मतलब किन किन ऑर्गेनाइजेशन का होता है? तो सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, या फिर कोई अदर इंडिविजुअल हो गए या इंस्टीट्यूशन हो गए, तो वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑडिट। मतलब
वो ऑडिट जो गवर्नमेंट को कराना कंपलसरी होता है, मतलब या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या गवर्नमेंट का कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगा या फिर गवर्नमेंट कंपनीज होगा। तो अगर गवर्नमेंट अपनी कंपनी का अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाती है तो वो कहलाता है गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। और इन्हें भी कराना कंपलसरी होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट होता है कंडक्ट बाय किया जाता है किसी इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, जो अपॉइंट करता है कोई मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी होगी उसका एक मैनेजमेंट होगा, ठीक है। एक तरफ क्या होता है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं और एक तरफ क्या होता है मैनेजमेंट होता है। तो जो मैनेजमेंट होगा उसने किसी बंदे को अपॉइंट करा होगा, ठीक है। जिस बंदे को अपॉइंट करा होगा ऑडिट करने के लिए इंटरनल ऑडिट, वो बंदा कहलाएगा इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। और वो क्या करेगा? चेक करेगा बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हुई है उसको। देखो बेसिकली इंटरनल ऑडिट क्यों कराया जाता है? ताकि ना जब फाइनल ऑडिट होगा आपका, जो मतलब जो बाहर से ऑडिटर आएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो वो जब चेक करेगा ना तो उसके सामने आपकी रेपुटेशन खराब ना हो, इस वजह से आप ना इंटरनल ऑडिट करवाते हो, ठीक है। और ताकि आप अपने आप से अलर्ट रहना चाहते हो, ऐसा नहीं है मतलब आप ये नहीं चाहते कि हमारी कंपनी कोई फ्रॉड करे, बट आप नहीं चाहते, मैनेजमेंट नहीं चाहता, बट उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उसमें से कोई ऐसा बंदा हो जो फ्रॉड करने की सोच रहा हो या फ्रॉड करने का इंटेंशन रखता हो। तो अब ऑडिटर मतलब कंपनी कैसे बचेगी? अगर मान लो कंपनी अपनी तरफ से सही है, मतलब जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल पर वो सही है, बट उसका एम्प्लॉय खराब था, तो अगर वो अपने आप को पहले से चेक नहीं करेंगे तो ऑडिटर के सामने और बाकी मेंबर्स के सामने क्या होगा? उनकी जो रेपुटेशन है वो खराब होगी। इस वजह से ना वो पहले से क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिट करवा देते हैं, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का। और ये बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ना कंपलसरी भी होता है, मतलब कुछ लिमिटेशन, मतलब कुछ लिमिट लगा रखी है कि अगर ये लिमिट से ज़्यादा होगा आपका टर्नओवर वगैरह तो आपको कराना ही कराना होगा, ठीक है। और इससे कम होगा तो नहीं कराना होगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को अगर फुलफिल कर दिया आपने तो आपको ये कराना ही कराना पड़ेगा, मतलब आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। तो इसमें फोर्थ कौन सा था? इंटरनल ऑडिट। जो कंडक्ट कौन करता है यहाँ पर? इंटरनल ऑडिटर। जिसे अपॉइंट कौन करता है? मैनेजमेंट, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, आगे आ जाओ। उसके बाद इसमें पार्ट भी आता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें सबसे पहले, तो यहाँ पे आता है, क्या आता है सबसे पहले? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है। फिर दूसरा होता है एनुअल ऑडिट, जिसका नाम है पीरियोडिक ऑडिट या फाइनल ऑडिट। फिर बैलेंस शीट ऑडिट होता है, पार्शियल ऑडिट होता है, इंटरिम ऑडिट हो गया, कंप्लीट ऑडिट हो गया, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। तो इन सभी ऑडिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। आगे आएगा इसी चैप्टर के अंदर, तो वहाँ हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। तुम्हें इनके ऊपर ना शॉर्ट नोट लिखना है। किन किन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है? सबसे पहले आता है स्टैचुटरी ऑडिट, कि स्टैचुटरी ऑडिट क्या होता है, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा था वही वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे, स्टैचुटरी ऑडिट। दूसरा इंटरिम ऑडिट, अभी ऊपर हमने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट, ये आ गया इंटरिम ऑडिट। तीसरा है प्राइवेट ऑडिट और चौथा है पीरियोडिक ऑडिट, ठीक है। पीरियोडिक ऑडिट देखो ये दे रखा, तो ये वाला पूछा उसने। तो इनके ऊपर क्या पूछा है? शॉर्ट नोट पूछा है और तुम्हें बताना है इसके बारे में। तो बेसिकली जब भी लॉ के यानी ऑडिट के अंदर क्वेश्चन आएगा ना तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनता इसके अंदर। तो क्योंकि 25 मार्क्स का तुम्हारा ये पेपर होगा इसका, तो 5 मार्क्स से ऊपर का कोई क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले उसने पूछा है, सबसे पहले क्या पूछा उसने यहाँ पर? स्टैचुटरी ऑडिट। कि स्टैचुटरी ऑडिट क्या होता है वो हम करेंगे। तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, स्टैचुटरी ऑडिट क्या होता है? वो ऑडिट होता है जो आपके ऊपर क्या होता है, लगाया जाता है किसी लॉ के द्वारा। मतलब आप किसी लॉ को फॉलो कर रहे हो, किसी एक्ट को फॉलो कर रहे हो और उस एक्ट के अंदर कह रखा है कि आपको ना ये कंडीशन फुलफिल करनी है और उस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो, तो वहाँ पे वो कंडीशन क्या है? कंपलसरी है आपके ऊपर। इस वजह से ये ऑडिट कहलाता है इसका स्टैचुटरी ऑडिट। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, तो मैं अपने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखा होगा उसे फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है, उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी को, ठीक है, जितनी भी कंपनीज है उन सभी कंपनियों को क्या कराना है? अपना ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो ये लॉ मुझे ऑडिट करने के लिए कह रहा है। तो ये जो ऑडिट है, ये वाला जो ऑडिट है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि मैं किसी लॉ को कंप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लॉ को तोड़ूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा और हो सकता है कि जेल भी हो सकती है, जो ऑफिसर होगा उसे जेल भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑडिट, ये वाला जो ऑडिट होता है वो कंपलसरी नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है कि जो एंटरप्राइज होता है उसके ऊपर कंपलसरी होता है, कराना कराना कंपलसरी है, ठीक है। किससे होता है कंपलसरी? बाय लॉ, मतलब लॉ के अंदर क्या रखा है कि आपको कराना ही है, इस वजह से कराना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के ऑडिट को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं।
तो वेयर द ऑडिट ऑफ एन एंटरप्राइज इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ, कि अगर कोई एंटरप्राइज है मतलब कोई कंपनी है और उसके ऊपर ऑडिट जो है ना वो कंपलसरी है, किया गया है किसी लॉ के द्वारा, तो इस टाइप का जो ऑडिट होगा वो कहलाएगा आपका स्टैच्यूटरी ऑडिट। याद रहेगा पॉइंट? ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद कहता है द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, राइट, लायबिलिटीज, ड्यूटीज एटसेट्रा ऑल आर मेंशन इन द रेलेवेंट स्टैट्यूटरीज। मतलब जिस भी कंपनी का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे होगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, जैसे ऑडिटर कौन बनेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, डिस्क्वालीफाई कब कब हो जाएगा, फिर रेम्युनरेशन क्या मिलेगा, राइट्स क्या होंगे उसके पास, ड्यूटीज़ क्या होगी उसकी, लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या होगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस लॉ के अंदर दे रखा होगा जिस लॉ को आप कंप्लाई कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे देखा स्टैच्यूटरी ऑडिट, तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के अंदर हमने देखा कि कंपनी के ऊपर लगता है, फिर ट्रस्ट के ऊपर लगता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर लगता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के ऊपर लगता है। तो मान लो मैं क्या हूँ, एक कंपनी हूँ, तो मैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला जो एक्ट होगा वो फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ट्रस्ट हूँ तो जो ट्रस्ट का एक्ट होगा वो फॉलो कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं कोई सोसाइटी हूँ तो सोसाइटीज़ का जो एक्ट होगा वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो अपने लॉ को फॉलो कर रहा होगा और उस लॉ के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होंगे, किससे रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से लेके अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, राइट, लायबिलिटी, ड्यूटीज वगैरह, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे दिए होंगे, मुझे उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और उसके हिसाब से क्या करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ठीक है, और उसको रेम्युनरेशन देना है, उसकी ड्यूटीज़ वगैरह बताई जाएगी, लाइबिलिटीज़ वगैरह बताएगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होगा, उस एक्ट के अंदर। अब देखो, जैसे आगे यहाँ पे कहता है जैसे कि कोई कंपनीज है, कोई अंडरटेकिंग है, वो कंपलसरी होती है कि रिक्वायर द कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इट इज़ नॉट द ऑप्शनल इन नेचर। मतलब जितनी भी कंपनीज हो गई, जितनी भी ट्रस्ट हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, इनके ऊपर क्या है, ये जो जो लॉ है ना, ये जो ऑडिट है वो कंपलसरी नेचर का होता है। देखो शुरू में ये वर्ड आया था कंपलसरी, कि अगर ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट होता है जो कंपलसरी नेचर का होता है, ऑप्शनल नहीं होता, मतलब आपको हर हाल में करवाना ही पड़ेगा। द एंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक दिस ऑडिट, और इस सभी एंटिटीज को क्या होता है, कंपलसरी ऑडिट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब बता रखा है यहाँ पे कौन कौन से ना एंटिटीज है जिनको ये कराना कंपलसरी है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर आता है उसे कराना कंपलसरी है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, देखो यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी था तो उस पर कौन सा एक्ट फॉलो हो रहा है, लग रहा है कंपनीज एक्ट लग रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पर कौन सा एक्ट लग रहा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 लग रहा है। फिर बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इस पर कौन सा लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस पर कौन सा लग रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो देखो हर एक कंपनी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका खुद का एक रूल्स होगा, खुद का एक रूल एंड रेगुलेशन होगा जिसे हम एक्ट कहेंगे। उस रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर ये कह रखा है कि ऑडिट कराना है तो उसे कंपलसरी वो कराना ही पड़ेगा, तो वो ऑडिट कहलाएगा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। और उसके अंदर उसी रूल के अंदर बता रखा होगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई कब होगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है, क्या उसके पास राइट्स होगा, क्या लाइबिलिटीज होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे दे रखा होगा, उस एक्ट के अंदर दे रखा होगा, जो भी रेलेवेंट एक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि किन किन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। आगे समझ में। अब देखो कुछ फीचर्स होते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के, कि अगर आप स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो होगा, ऑडिट के होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 देखना, सिंस दिस ऑडिट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, मतलब ये जो ऑडिट होता है लॉ के अंदर बताया गया होता है कि आपको कराना होता है। द शेयर होल्डर ओनर ऑफ द एंटरप्राइज कंसर्न कैन नॉट मेक इट ऑप्शनल इवन बाय देयर ऑफ यूनानिमस रिवोट्स, ठीक है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है ना कि ये जो एक्ट है, मतलब ये जो ऑडिट होता है वो लॉ के अंदर बता रखा है कि आपको कराना ही कराना है, कंपलसरी इन नेचर है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, कंपनी में बेसिकली दो लोग होंगे, एक होगा मैनेजमेंट, एक होगा मेंबर। मेंबर मतलब कौन, जो कंपनी के मालिक होंगे। तो अगर कंपनी के मालिक चाहते हैं कि हम ऑडिट नहीं कराएं, मतलब उन्हें मैनेजमेंट पे भरोसा है, वो कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड नहीं करा होगा, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऑडिट नहीं कराएंगे, तो अगर वो सारे के सारे लोग जो है ना, वो इस चीज़ के लिए वोट भी कर देते हैं, हाँ ठीक है हम ऑडिट नहीं कराएंगे, तो उसके बावजूद भी ऐसा वो नहीं कर सकते, उन्हें ऑडिट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, कंपलसरी है। तो अगर सारे के सारे लोग, जितने भी शेयर होल्डर्स है, जो ओनर है, अगर इस चीज़ के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं, वोट भी दे देते हैं कि ठीक है हम ऑडिट नहीं करवाएंगे, तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा, उन्हें करवाना ही पड़ेगा ये ऑडिट, ठीक है। मतलब इसे ऑप्शनल वो किसी भी हाल में नहीं कर सकते।
लॉ में कह रखा है तो करवाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द पर्सन प्रॉपर्ली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द एंटरप्राइज। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन बनेगा, कौन कंडक्ट करेगा, वही बंदा कंडक्ट करेगा जो क्वालिफाइड होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट होगा लॉ के अंदर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे होंगे। जैसे हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था, तो कंपनीज एक्ट के अंदर हमने क्या देखा था, ये जो ऑडिटर होगा वो कौन होगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसके पास सीओपी होगी, ठीक है, तो वही बंदा क्या बन सकता है यहाँ पे, ऑडिटर बन सकता है। तो वैसे ही बाकी जो रूल्स होंगे उनके अंदर दे रखा होगा कि कौन ऑडिटर बनेगा, तो वो जो कॉम्पिटेंट बंदा होगा वही ऑडिटर बन सकता है, अदरवाइज कोई और ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सिर्फ कौन बन सकता है, जो सीए होगा और जिसके पास सीओपी होगा, वही इंडिया के अंदर क्या बन सकता है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकता है। Moreover, he must not suffer any of the disqualification laid down in the law to preserve and protect his independence। ठीक है, और हमने देखो जब मैंने चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था मैंने कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, मगर मतलब कि अगर आप सीए हो प्लस आपके पास सीओपी है, बट डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जो पॉइंट दे रखे उसके अंदर आप आ गए, तो उसके बावजूद भी आप ना क्या नहीं बन पाओगे, ऑडिटर नहीं बन पाओगे। तो वही वाले बात यहाँ पे कह रहे हो कि अगर आप क्वालिफाइड हो बट उसके बावजूद भी आप डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट के अंदर आ गए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कुछ, कि द राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर आर गवर्न्ड बाय लॉ। ये सारे रूल, सारे राइट्स, लायबिलिटी और पावर वगैरह कहाँ पे दे रखा होगा, लॉ के अंदर बता रखा होगा, और इसी के हिसाब से उसे चलना होगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है कि वो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है ना, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मेंबर है, जो क्या नाम है ऑडिट करवा रहे, वो उनसे छीन लेंगे, ये कहेंगे ठीक है आपके पास कोई राइट नहीं है, बस आपको ऑडिट करना है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। तो यहाँ पे वो ऑडिटर ऐसा काम नहीं करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे होंगे उनको फॉलो करेगा। अगर मान लो कुछ भी चेंज करने को कहता है वहाँ पे मैनेजमेंट या फिर शेयर होल्डर, तो वो क्या करेगा, सीधा ऑडिट को छोड़ सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहता है ना कि आपको ये, आपके पास ये राइट्स है, ये लायबिलिटीज है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और अगर मान लो उस चीज़ को ना करने नहीं दे रहा है वहाँ का मेंबर, मैनेजमेंट या फिर मेंबर, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि वो ऑडिट छोड़ दो, ठीक है, यानी वहाँ से रिजाइन कर दो और ऑडिट वहाँ से छोड़ दो। तो ये आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर वो आपके ऊपर कोई दबाव वगैरह बना रहे हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करो, क्योंकि अब मान लो वहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कल को वो तो बच जाएंगे बट आप फंस जाओगे, ठीक है। उनके चक्कर में अगर फ्रॉड का पकड़ा गया, मतलब दबाव क्यों बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो गलत काम हो रहा होगा, इस वजह से ही दबाव बना रहे होंगे। तो अगर कल को कोई फ्रॉड वगैरह हुआ तो उस केस में वो तो बच जाएंगे, और आपने साइन कर रखा होगा वहाँ पर, तो आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और फ्री फंड में आप क्या हो जाओगे, भुगतोगे उस चीज़ के लिए। मतलब आपको जेल भी हो सकती है, आपका जो ऑडिट है वो बैन भी हो सकता है 10 सालों के लिए, मतलब आपको कोई काम नहीं मिलेगा ऑडिट का, ठीक है। फिर आपको जेल भी हो सकती है, आपको पेनल्टी वगैरह भी देना पड़ेगा, फाइन वगैरह भी देना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही सोच समझ के काम करना होता है। आगे आ जाओ, उसमें जो पॉइंट नंबर 4 है क्या कहता है, A statutory audit कैन नॉट बी पार्शियल और इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट। मतलब जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जो काम दिया गया है वो पूरा पूरा ऑडिट करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिट करा, आधा आपने ऑडिट करा पर बाकी किसी और से करवा ली, नहीं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मान लो टाटा कंपनी है, और उसने मान लो मिस्टर एक्स को अपॉइंट करा है, तो मिस्टर एक्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारा का सारा ऑडिट वो खुद ही कंडक्ट करे। ऐसा हो सकता है कि वो अपने असिस्टेंट रख ले, ठीक है, मतलब असिस्टेंट रख ले, वो उनसे काम करवाए, और बाकी काम करने के बाद जो भी रिपोर्ट आता है वो उस पर ना खुद साइन कर दे, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि काम वो खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने काम करा बट साइन किसी और से करवा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो उसी को साइन करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। काम बेशक वो किसी से भी करवा ले, हेड इंचार्ज वही रहेगा, मतलब कल को कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को उठानी पड़ेगी, ठीक है। ये था पॉइंट। आ जाओ फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना था, सेकंड क्या बोला था इसके अंदर, इंटरिम डिविडेंड। यही बोला था उसने कि इंटरिम डिविडेंड के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, इंटरिम डिविडेंड, सॉरी इंटरिम ऑडिट। तो ये इंटरिम ऑडिट होता क्या है हम ये देखेंगे। तो इंटरिम ऑडिट क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड है। तो एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इंटरिम ऑडिट क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लो कंपनी ने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है, मान लो डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया,
और इस बार ना ह्यूज प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, और डिविडेंड देने के बाद ना जब डिविडेंड कंपनी देती है तो वो कुछ ना अपने पास, मतलब जो प्रॉफिट होता है, सिंपल दोबारा से देखो, तो मान लो इस साल कंपनी है, उसे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने क्या करा, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व के फॉर्म में रख लिया, ठीक है, और डिविडेंड दे दिया। और तो डिविडेंड देने के बावजूद भी ना बहुत सारा पैसा उनके पास अभी भी बचा हुआ है, और अभी कंपनी का कोई प्लान नहीं है एक्सपेंशन का, ठीक है, मतलब बिजनेस बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रखा है उनका, उनसे वही नहीं संभल रहा है, तो कोई और एक्सपेंशन का प्लान नहीं है, जिस वजह से वो बाकी जो डिविडेंड का पैसा जो मतलब जो कैश बचा हुआ है वो उस एक्सपेंशन प्लान में यूज़ कर लें। तो जो पैसा उनके पास बचा हुआ है ना, वो अब चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में और दे दें, मतलब एक बार डिविडेंड दे दिया और अभी भी पैसा बचा हुआ है, तो वो जो पैसा बचा हुआ है डिविडेंड दोबारा देना चाहते हैं। तो साल में एक ही बार एजीएम होता है, ठीक है, मतलब अगर आपको डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होगा तो वहाँ पे कब बताते हो, तो आप बताते हो एजीएम के अंदर, तो आपने एजीएम के अंदर बताया, एजीएम में डिक्लेयर भी हो गया, ठीक है, डिविडेंड मिल भी गया। अब आपको दोबारा से डिविडेंड देना है क्योंकि आपके पास बहुत सारा सरप्लस प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो अगर आपको दोबारा से डिविडेंड देना है, ठीक है, तो जब दोबारा से डिविडेंड डिविडेंड देना होगा तो उसके लिए आपको क्या कंडक्ट करना पड़ेगा, ईजीएम, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वो आपने ईजीएम कंडक्ट करा, वहाँ पे रेट वगैरह डिक्लेयर हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, जब आपने उनको डिविडेंड दे दिया, तो जब आपने डिविडेंड दे दिया ना, तो जब डिविडेंड दोगे उससे पहले ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑडिटर की, ठीक है, वो चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कि ये डिविडेंड क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है, कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि ये ब्राइब की वजह से दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा घोटाला पकड़ा गया हो जिसको मनाने के लिए शेयर होल्डर्स को वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो चेक करता है जो एडिशनल डिविडेंड दिया जा रहा है वो कहाँ से आया, वो पैसा कैसे आया, ठीक है, वो पैसा लीगल है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को चेक करता है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट, जो एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जा रहा है, इंटरिम डिविडेंड, उस चीज़ की चेकिंग को हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। तो वही हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो देखो ये क्या होता है, ये इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू ऑडिट्स, ठीक है, जब दो ऑडिट के बीच में कोई ऑडिट होता है तो वो ठीक है इंटरम ऑडिट कहलाता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू अनेबल द कंपनी टू डिक्लेयर द इंटरम डिविडेंड। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, जिसका नाम क्या होगा, इंटरम डिविडेंड। इट इन्वॉल्व अ कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस अप टू द डेट ऑफ द इंटरम डिविडेंड। और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है और रिव्यू होता है किसका, अकाउंट्स का, रिकॉर्ड्स का, बिजनेस के, ठीक है, कब तक का, जहाँ तक इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है, ठीक है, इंटरिम ऑडिट किया जाता है वहाँ तक का। दस द इंटरिम ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय द क्वार्टर और ए 6 मंथ। तो ये या तो क्वार्टरली होगा या फिर 6 मंथ्स की बेसिस पे होगा, तो इस तरीके से ऑडिट होगा, ठीक है। अब आ जाओ इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली हम ये ऑडिट करते क्यों हैं, इसका इसका मेन पर्पस क्या है इस ऑडिट को करने का। तो इट हेल्प्स अ क्विक डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। इससे क्या पता चलता है कि क्या 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 फ्रॉड हुआ है, क्या क्या एरर है, उसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं और उसे रेक्टिफाई कर पाते हैं, ठीक है। इट फैसिलिटेट अर्ली कंप्लीशन ऑफ एनुअल ऑडिट। तो ये ना आपका एनुअल ऑडिट करने में भी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको ऑडिट करना होगा, तो जब ऑडिट करोगे तो आप शुरू से अप्रैल से लेके मार्च तक का ट्रांजेक्शन चेक करोगे, और मान लो इंटरिम ऑडिट हो चुका है तो उसके अंदर क्या हुआ होगा, या तो क्वार्टरली, ठीक है, या तो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली ऑडिट हो चुका होगा। तो जब आधा काम पहले से हो चुका होगा तो लास्ट में क्या होगा, आपको आधा काम ही करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है आपको, आपका जो कंप्लीशन ऑफ ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट, उसे अचीव करने में। फिर कहता है इट हेल्प्स इन द केस ऑफ बिजनेस वेयर द इंटरिम फिगर्स हैव टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। वो इस टाइप के बिजनेस को भी हेल्प करता है जहाँ पे ना क्वार्टरली या फिर सिक्स मंथली ना आप अपने जो फिगर्स होते हैं उनको पब्लिश करते हो मीडिया के अंदर, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई ऐसी कंपनी, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका काम क्या है, क्रेडिट देना है, तो अलग अलग कंपनीज को वो क्रेडिट देते हैं, मतलब क्रेडिट रेटिंग देते हैं। तो मान लो इस टाइप की कंपनी है, तो वो भी अपना वो करवाते हैं, ठीक है, ऑडिट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑडिट करवा रहे हैं, तो जब उन्होंने ऑडिट करवाया तो इससे हेल्प मिलेगा उन्हें। जैसे मान लो अब क्रेडिट रेटिंग है, तो अब मैंने सर्च करा किसकी क्या रेटिंग है, किसी कंपनी की क्या रेटिंग है वगैरह वगैरह। तो अब जो मान लो क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने उसे रेटिंग दे रखी है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वो रेटिंग जो है वो सही है गलत है, ठीक है। तो अगर उस रेटिंग का ऑडिट हो रखा होगा पहले से, मतलब जो जो कंपनी है जिसने ये रेटिंग दी है उस कंपनी का ऑडिट हो रखा होगा, तो हम ये मान के चलेंगे उसने जो रेटिंग दी है वो एग्जैक्ट सही है, मतलब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये हेल्प करता है उस चीज़ को, उस चीज़ में। तो लास्ट पॉइंट है, इट एक्सरसाइज एन इफेक्टिव मोरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, ये स्टाफ के
मोरल चेक को भी क्या करता है, चेक करता रहता है हर समय। जैसे मोरल चेक के बारे में क्या कहूँ मैं, जैसे मान लो कंपनी है, उसके अंदर 3 बंदे हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर 3 बंदे हैं। अब 3 बंदे क्या होते हैं, आके काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 3 बंदे हैं। जैसे मान लो कैश डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 3 बंदे हैं। तो मान लो मिस्टर ए है, वो काम करता है, ठीक है, मिस्टर बी भी काम करता है, मिस्टर सी भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या है ना, उन्हें पता है कि जो हमारा जो हम अगर कोई भी काम करेंगे, अगर हमने कोई फ्रॉड वगैरह भी करा, तो हमारे ऊपर जो बैठा हुआ है बंदा वो हमें चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो हमारा जो भी फ्रॉड होगा वो पकड़ा जाएगा। तो अगर पकड़ा जाएगा तो हमारी बेइज्जती भी होगी और हमें कंपनी से निकाला भी जा सकता है। तो उनका जो होता है ना मोरल, मतलब जो फ्रॉड करने का इंटेंशन होता है, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब वो सोच समझ के कदम फूक फूक के रखते हैं कि हमें फ्रॉड वगैरह नहीं करना है, कोई गलती वगैरह नहीं करनी है। तो उनका मोरल क्या रहता है, हमेशा हाई रहता है, ठीक है। फ्रॉड वगैरह का जो सोच है उनके दिमाग से हट जाता है। तो आगे देखो, थर्ड है इसके अंदर प्राइवेट ऑडिट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो प्राइवेट ऑडिट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो ऑडिट होता है जो किसी भी कंपनी के ऊपर कंपलसरी नहीं होता है किसी लॉ के द्वारा, ठीक है, वो आप करवाते हो, ठीक है। उसके पीछे रीज़न होता है क्यों करवाते हो आप, ताकि आपकी गुडविल वगैरह इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोई भी कंपलसरी नहीं होता है। इट इज़ ऑप्टेड बाय द इंटरप्राइजेज। उसके बाद कहता है ये प्राइवेट ऑडिट होता है। इन सच केस पीपल गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाई क्वालिफाइड ऑडिटर, ठीक है। क्वालिफाइड ऑडिटर होता है यहाँ पर, मतलब इसके अंदर आप ऑडिट करवाते हो किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से। जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सॉरी मैं क्या भूल गया, सॉरी। देखो, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, प्राइवेट ऑडिट पढ़ रहे थे। प्राइवेट ऑडिट में मैंने क्या बताया कि ये ना अपोजिट होता है किसका, स्टैट्यूटरी ऑडिट का। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमने क्या देखा था, वहाँ पे कंपलसरी बाय लॉ होता है, ये क्या होता है, ऑप्शनल बाय लॉ होता है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है। और तो जो ऑडिट कंपलसरी नहीं होगा वो ऑडिट कहलाएगा आपका प्राइवेट ऑडिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो अकाउंट्स वगैरह ऑडिट किए जाते हैं वो क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। वही क्वालिफाइड ऑडिटर कौन होगा, जिस जो सीए होगा प्लस सीओपी होगी जिसके पास, ठीक है। तो वो बंदा यहाँ पे ऑडिट करेगा। तो बेसिकली इस ऑडिट का फ़ायदा क्या होता है, मेन मेन पॉइंट यही है इसका, ठीक है, कि ये ऑडिट करवाने का मतलब, ये ऑर्गेनाइजेशन जब इनके ऊपर कंपलसरी नहीं है तो ये क्यों करवा रहे हैं, अपना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं जानबूझकर, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा ऑडिट कराने का, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑडिट करवाएंगे ना तो इन्हें ये वाले फ़ायदे मिलेंगे, जिनमें से कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। देखो, सारे पॉइंट नहीं है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो क्या कहता है यहाँ पे, ऑडिट सर्व्स एन अश्योरेंस टू द ओनर्स दैट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव बीन properly maintained and that there are no fraud and error committed by the employee of the enterprise, ठीक है। मतलब जो ऑडिट है ना वो उन्हें सर्व करता है, मतलब वो उन्हें क्या देता है, एक गारंटी देता है, अश्योरेंस देता है, किसको, ओनर्स को, जो कंपनी के मालिक होंगे या जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा, उनको ये अश्योरेंस देता है, उनको ये गारंटी देता है कि जो अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के, वो जो मेंटेन किए गए हैं वो क्या है, उनके अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं है, ना ही कोई एरर है, ठीक है। ना तो कोई फ्रॉड है ना ही एरर है, यानी वो किसी भी एम्प्लॉय ने कमिट नहीं करा है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय ने ना तो कोई फ्रॉड करा है ना ही कोई एरर करा है। और जो भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए गए हैं बिजनेस के, वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं, और वो क्या है, एकदम ट्रू एंड फेयर है। तो इस चीज़ का भरोसा दिलाता है किसको, ओनर्स को। कौन, ये ऑडिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, ऑडिटेड अकाउंट आर ऑन द रिलायबल बेसिस फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या एलएलपी है, या फिर और प्रोप्राइटरशिप है, ये बड़े बड़े क्या है, फर्म है या कंपनी है या सेल प्रोप्राइटरशिप है, तो ये कंपनीज हैं, ठीक है, या बिजनेस है इनका। अब ये क्या होगा, इन्होंने बिजनेस करा, इनकम अर्न करी, तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह होता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, अकाउंट सेटलमेंट में दिक्कत आती है, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं आपका टैक्स इतना बन रहा है, और ये कहते हैं नहीं हमारा तो टैक्स इतना बन रहा है, तो वहाँ पे उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे किसी ऑडिटर ने ऑडिट करा होगा, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, मतलब उस पर जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी भरोसा करेगा, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, अगर कोई भी अकाउंट ऑडिटेड होगा, तो अगर कोई अकाउंट ऑडिटेड अकाउंट होंगे तो वो रिलायबल होगा, ठीक है। उस पर जितने भी डिपार्टमेंट है वो रिलाई करेंगे, जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, इनकम टैक्स लॉ डिपार्टमेंट हो गया, वेल्थ टैक्स लॉ हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, तो ये सारे लोग जो टैक्सिंग अथॉरिटी जो है ना वो उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो जिससे क्या होगा, उनका जो अकाउंट है ना उसे सेटल करने में हेल्प मिलेगा। फिर इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, ऑडिटेड अकाउंट फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड डिस्प्यूट। कि अगर कोई ऑडिटेड अकाउंट होगा तो वो फैसिलिटेट करता है आपको सेटलमेंट करने में, आपका कोई क्लेम या डिस्प्यूट है तो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
ठीक है, हमारा जो वर्कर डिपार्टमेंट है वो अनशन पे बैठे हुए हैं कि नहीं, हमारा हमारा जो पेमेंट बनता है वो इतना बनता है लॉ के हिसाब से, आपने हमें इतना दिया है। ठीक है, तो एम्प्लॉई में और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट है, वो केस चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में केस गया तो जब ऑडिटेड अकाउंट होगा ना, तो जो कोर्ट है ना वो उस पर भरोसा करे, जो अकाउंट्स है उस पर भरोसा करेगा, और उसके अंदर जो कैश दे रखा होगा उसके हिसाब से चेक करेगा कि इतना अमाउंट पे करा नहीं करा। तो अगर वो अमाउंट पे करा होगा तो मतलब उसके बेसिस पे ना हेल्प मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको यहाँ पे डिस्प्यूट क्या होता है, ईजिली सेटअप हो जाएगा। तो मान लो जितना बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है उतना ही उन्होंने एम्प्लॉय को पे करा है, तो यहाँ पे कोर्ट जजमेंट देगा कि कंपनी ने क्या करा, आपको सही अमाउंट पे करा है। ठीक है, अगर मान लो वो नहीं होता है तो उस केस में फिर क्या होगा, तो कंपनी सॉरी एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन आएगा। तो इस तरीके से ऑडिटेड अकाउंट जो होता है वो हेल्प करता है सेटलमेंट करने में, कोई भी डिस्प्यूट हो गया या क्लेम हो गया उसको। फिर आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, audited account facilitate the process of loan raising and advance from the franchisees financiaries। ठीक है, सॉरी फाइनेंशियरीज से मतलब कि अगर आप मान लो मुझे कंपनी मैं मेरी एक कंपनी है, मुझे ना लोन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो मान लो सोलमन हूँ मैं। ठीक है, सोलमन से सोलमन याद है कंपनी लोग, तो मान लो मैं सोलमन हूँ, मेरा बिजनेस है, शोल प्रोप्राइटरशिप हूँ मैं, अभी अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, शूज़ का मेरा बिजनेस है। ठीक है, अब मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, तो मैं कंपनी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं फ्रेंड से मांग लूँ, या मैं बैंक के पास चला जाऊँ। ठीक है, या किसी और के पास चला जाऊँ, रिलेटिव वगैरह के पास। तो ना मुझे मेरे रिलेटिव पैसे दे रहे हैं, ना ही मुझे कौन दे रहा है, मेरा फ्रेंड पैसे दे रहा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बैंक के पास चला जाऊँ। ठीक है, तो मैं बैंक के पास गया पैसा लेने, तो बैंक वाला कह रहा है अरे 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 को हम पैसा थोड़ी देंगे। ठीक है, तो वो ना यहाँ पे हमें पैसा नहीं दे रहा है, क्यों, तो वो कह रहा है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं हम इस पर कैसे भरोसा कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस भी आपका है, अकाउंट्स भी आप ही ने मेंटेन करा है, हो सकता है आपको पैसा लेना हो, इस वजह से आपने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा रखा हो, सेल्स को ज़्यादा दिखा रखा हो, खर्चे कम दिखा रखे हो, तो हो सकता है कुछ भी कर रखा हो आपने ताकि आपको लोन लेना है। ठीक है, तो आपकी इनकम शायद इतनी ना हो, उसके बावजूद भी आपने इतनी अपनी इनकम दिखा रखी है, तो हम कैसे भरोसा कर लें। तो अगर वही अकाउंट जो मैंने बैंक को दिखाया है, अगर वो अकाउंट मैं ऑडिट करवा के लेके जाऊँ उसके पास, तो वो बैंक वाला उस पर ईजिली भरोसा कर लेगा, क्योंकि वो अकाउंट्स मैंने किसी बंदे से चेक कराया, जो वो बंदा क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो ऑडिट जो बैंक होगा ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ईजिली क्या कर लेगा, रिलाई कर लेगा, और उसके बेसिस पे मुझे क्या करेगा, पैसा दे देगा। तो ये फंड रेजिंग में मतलब लोन वगैरह रेज करना है या कोई एडवांसेस लेना है मुझे किससे, किसी फाइनेंशियरीज से, तो उसमें भी हेल्प करता है। देखा फ़ायदा, ये प्राइवेट मतलब जिनके ऊपर कंपलसरी नहीं होता वो क्यों करवाते हैं ये सब चीज़ें, उनको इन सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर वो नहीं करवाते तो इन सभी में झोल झमेले होते, पैसे ज़्यादा लगते, मतलब मान लो इन सभी में खर्चा आता, तो इनमें खर्चा आता, मान लो इनमें 2 लाख का खर्चा आया, अब ऑडिट कराने में 1 लाख रुपये लग रहे हैं, तो 1 लाख रुपये खर्चा उठा के उनके 2 लाख रुपये, मतलब कम से कम 1 लाख रुपये तो बचेगा ना उनका। तो इस वजह से वो चीज़ें यहाँ पे करवाते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है इसके अंदर, ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड द रिलायबल इंडेक्स टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा शूज़ का बिजनेस था, एक और बंदा उसका भी शूज़ का बिजनेस था, वो उसका सही नहीं चल रहा है, अब मुझे उसका शूज़ का बिजनेस परचेज करना है। ठीक है, तो परचेज करना है, तो जो ऑडिटेड अकाउंट होगा ना वो मुझे हेल्प करेगा, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बताएगा कि मुझे वो बिजनेस परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मुझे अपना बिजनेस बेचना है तो मुझे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, आगे क्या होने वाला वगैरह वगैरह सारी चीज़ें क्या करेगा, हेल्प करेगा एक ऑडिटेड अकाउंट होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइवेट ऑडिट होते हैं वो ऑडिट कराते हैं। तो कुछ पॉइंट और भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा ही, तो एक बार ये पढ़ लेना, ईजिली आ जाएंगे समझ में। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो बेसिकली क्या करोगे, प्राइवेट ऑडिट के बारे में बताना, मीनिंग बताना। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझा देना कि प्राइवेट ऑडिट किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये जो ऊपर एग्जांपल लिखे हुए थे ना प्राइवेट ऑडिट वाले, ये वाले एग्जांपल लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ये वाले कि सोल ट्रेडर के ऊपर होता है, फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो गया उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके बेनिफिट बता देना कि ऑडिट कराने के क्या बेनिफिट होते हैं अगर प्राइवेट ऑडिट कराते हो तो इसमें से क्या करोगे, बेसिकली 5 से 6 पॉइंट लिख देना काफ़ी है, सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है। तो बेसिकली पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है, इट इज़ नोन एज एनुअल ऑडिट, जिसे हम एनुअल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, ठीक है, और फाइनल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, अब हम ये देखेंगे।
ठीक है। तो इट इज़ नॉन एज ए एनुअल ऑडिट। इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑडिट द ऑडिटर बिगिन द ऑडिट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द पीरियड से अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, हम कॉन्टिन्यूस और प्राइवेट ऑडिट के बारे में मतलब पीरियोडिक ऑडिट टॉपिक पढ़ते, बट यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसके साथ ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई और बुक रेफर नहीं कर रहा इस रिकॉर्डिंग के लिए, मैं तुम्हारे 10 ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, देखो दो टाइप के ऑडिट होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता था, जो पूरे साल चलता है। और एक होता है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट क्या होता है, जैसे ही आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है, यानी बिजनेस स्टार्ट होता है अप्रैल में और खत्म हो जाता है 31 मार्च को। तो जैसे ही आपका बिजनेस खत्म होगा उसके बाद जो ऑडिट होता है ना, उस वाले ऑडिट को हम कहते हैं फाइनल ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है। तो ये वो ऑडिट है जो जब कब स्टार्ट होता है, जो बिगिन होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है उसके खत्म होने के बाद ये स्टार्ट होता है। ठीक है। ये ऑडिट कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जब आपका एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो ये इस टाइप के ऑडिट को हम कहते हैं पीरियोडिक ऑडिट। तो पीरियोडिक ऑडिट इज वन ऑडिट where the auditor does not attend until the completion and closure of the final accounts by the undertaking clients had done and the auditor taken the audit work as a whole and checking is done at the one time। मतलब बेसिकली यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, देखो मिस्टर डी पॉल पाउला ने इसकी डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है, पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होता है जहाँ पे ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट अपना काम स्टार्ट करता है जब ना जो क्लाइंट होता है, मतलब जो उससे ऑडिट करवा रहा होता है, वो अपना सारा फाइनेंशियल अकाउंट का काम पूरा कर चुका होता है। ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन कर चुका होता है, बैलेंस शीट वगैरह बना चुका होता है, सारी चीज़ें वो कर चुका होता है। और सारी चीज़ें करने के बाद वो जो अकाउंट्स है ना, वो किसको दे देता है, ऑडिटर को दे देता है। और जब ये ऑडिटर को दे देता है तो उसके बाद ना वो उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सारा रिपोर्ट किसको दे दिया, ऑडिटर को दे दिया। अब वो ऑडिटर क्या करेगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली चेक करेगा, हर एक चीज़ को वो चेक करेगा। और चेक करने के बाद ठीक है, वो जो रिपोर्ट है बनाएगा और बनाने के बाद क्या करेगा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पब्लिश कर देगा। तो वो ऑडिट जो साल के एंड में होता है, ठीक है, और यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ना कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक दिक्कत भी है। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि ना जो ऑडिटर होता है जिसको ऑडिट करने के लिए दिया जाता है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है इस ऑडिट को चेक करने का। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ बेनिफिट भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब ये डिटेल में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, ये वो ऑडिट होता है जो स्टार्ट होता है साल के एंड में। ठीक है, साल का एंड मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, जब स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये जो ऑडिट है बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट कम आती है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि इतना छोटा सा इन्होंने लिखा है, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो वैसे आएगा ये आगे डिटेल में, तो वहाँ वाले पॉइंट यहाँ पे लिख देना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहते हैं एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी। ठीक है, तो तुम्हें स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ एडवांटेजेस बताने हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमने पढ़ रखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो फीचर्स हमने पढ़ा था ना स्टैट्यूटरी ऑडिट के, तो ये फीचर्स वहाँ पे लिख सकते हो, ये फीचर्स तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले जो फीचर्स है यहाँ पे लिख देना क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और उससे काम चल जाएगा तुम्हारा। तो अलग से ये दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें बार बार एक ही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा वर्कलोड ना बढ़े। तो जो वहाँ पे हमने फीचर्स पढ़े थे वही फीचर्स यहाँ पे लिख देना। बेसिकली करोगे क्या, सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेफिनेशन लिखना कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता क्या है। ठीक है, फिर उसको ना किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट लगता है वो बताओ। ठीक है, कि जैसे कंपनीज के ऊपर लगता है, फिर ट्रस्ट के ऊपर लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगता है, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर लगता है। तो उनके बारे में बताओ कि किन किन के ऊपर ये लगता है, उसके बाद फिर क्या करो, फीचर्स बता दो। तो इस तरीके से लिखो आंसर्स को। ठीक है, फीचर्स में जो हमने वहाँ पे फीचर्स पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट के फीचर्स पढ़े थे हमने, ये वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे, ये वाले फीचर्स यहाँ पे लिख दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अलग से ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन द कॉन्टिन्यूस ऑडिट। और उसके बाद कहता है टू व्हाट क्लास ऑफ बिजनेस इट इज एप्लीकेबल, और ये किस टाइप के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और साथ में तुम्हें क्या बताना है इसका, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सप्लेन। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली तुम्हारा पूरा टॉपिक ही पूछ लिया उसने, कॉन्टिन्यूस ऑडिट के जितने भी पॉइंट बनते हैं, मतलब क्या होता है, किसके ऊपर लगता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा एक बार में ही उन्होंने पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसे दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, वो क्या हो पूछेंगे, कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज़ अ डबल एज वेपन। डबल एज वेपन है, कैसे बताओ, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या है, वाई द कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज कॉल्ड द डबल एज वेपन। तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी वर्ड याद आए, वहाँ जहाँ पे भी तुम्हें दिखे कॉन्टिन्यूस ऑडिट, तो बस तुम्हें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बारे में एक्सप्लेन करना, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है, डबल एज वेपन पूछे या फिर नॉर्मली पूछे, बस तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली अब कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने यहाँ पे भी करा था जब पीरियोडिक ऑडिट पढ़ा रहा था मैं। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट होता है जहाँ पे ना ऑडिट किया जाता है कॉन्टिन्यूसली थ्रू द पीरियड। मतलब जो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहीं से आपका ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरे साल चलता ही रहेगा। तो जो ऑडिट पूरे साल चलता है वो ऑडिट कहलाता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। और जो ऑडिट जो साल में स्टार्ट होता है, साल के एंड में जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जब स्टार्ट होता है, वो कहलाता है आपका फाइनल ऑडिट या फिर एनुअल ऑडिट या पीरियोडिक ऑडिट, ठीक है। तो वो ऑडिट जो साल के एंड में होगा वो कहलाएगा आपका फाइनल ऑडिट, और जो ऑडिट जो पूरे साल चलेगा वो कहलाएगा आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पर। अ कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज अ वन where the audit staff is occupied continuously on the accounts the whole year round, or where the auditor attend at interval fixed or otherwise during the whole of the financial year। मतलब कहना क्या चाहता है ये, कि यहाँ पे क्या होता है ना कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर, बेसिकली बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये जो ऑडिट होता है ना वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका एक दिन में हज़ारों हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं, हज़ारों लाखों लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस टाइप की कंपनीज के ऊपर ना ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो एक अकेला ऑडिटर नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑडिट करते हैं। तो वो उनके स्टाफ होते हैं, जिसे हम आर्टिकल कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली अकाउंट्स को चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा एक पार्टनर है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमें मान लो रिलायंस कंपनी का ऑडिट मिला है, ठीक है। तो जब मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने गया, तो रिलायंस कंपनी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, उसके बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह भी होंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, अपना ग्रुप बना रखा है, ठीक है। मेरे नीचे क्या है, 15 बंदे हैं, ठीक है। वो 15 बंदों को मैंने काम दे रखा है, और उन 15 बंदों के अंदर बहुत सारे आर्टिकल असिस्टेंट हैं, मतलब जो जिन्होंने बीए मतलब ग्रेजुएशन कर ली है और ना, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्हें काम की तलाश है, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्म ज्वाइन कर रखी है उनकी, तो उनको काम दे दिया उन्होंने, मतलब उनको मतलब सिखा दिया कि तुम्हें स्टॉक चेक करना है, किसी को बता रखा है कि आपको फिक्स एसेट चेक करना है, किसी को बोल रखा है कि इन्वेंट्री चेक करना है, ठीक है, किसी को बता रखा है कि क्रेडिटर्स चेक करना है। तो अलग अलग लोगों को उन्होंने काम दे रखा है। अब वो उनके जो असिस्टेंट हैं, ठीक है, वो काम करके लाएंगे उनके पास, ठीक है। और वो जो काम करेंगे, मतलब वो रिपोर्ट बना के लेके किसके पास आएंगे, जो ऑडिटर होगा मेन उसके पास। फिर ऑडिटर क्या करेगा, उस चीज़ को चेक करेगा। तो ये ऑडिट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगा जो पूरे साल चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर एक इंटरवल सेट करता है, और इंटरवल के अंदर ना बीच बीच में आके जो फिक्स्ड हो सकता है या अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, और उस टाइम पीरियड में ना वो क्या करता है, चेक करता रहता है आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे मान लो ऑडिटर आता है, ठीक है, उसने बंदों को सेट कर रखा है, काम करते हैं वो, चेक वगैरह करते हैं, जैसे मान लो और क्या करेगा, वो बीच बीच में आएगा और आके देखेगा हाँ काम पूरा प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उनके साथ टाई अप कर लिया है, ठीक है, मतलब रिश्वत वगैरह तो नहीं मिल रहा उनको, या कुछ इस ऐसे तरीके का फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ों को चेक करता है। तो वो क्या करेगा, या तो एक फिक्स पीरियड होगा कि जैसे हर महीने की 2 तारीख को आके वो चेक करेगा, या तो कोई फिक्स पीरियड नहीं होगा, मतलब मैंने हर महीने की 2 तारीख को आता था, इस बार क्या करा, वो जल्दी आ गया, जल्दी चेकिंग करने आ गया, तो वो किसी भी तरीके से आके वो चेक कर सकता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर। अब बेसिकली ये तो डेफिनेशन दे रखा था इनके लैंग्वेज में। जो सिंपल डेफिनेशन है वो देखो इस तरीके से, कि continuous audit involve the detailed examination of all the transactions by the auditor attending at a regular interval during the whole of the trading period, ठीक है। क्या होता है ये, एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक किए जाते हैं, किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, जो
अटेंड करता है रेगुलर इंटरवल पे, मतलब चेक करने आता है एक रेगुलर इंटरवल पे। और पूरे साल में, जैसे मान लो ऑडिटर किसी कंपनी में वो हफ्ते हफ्ते में आके चेक करके जाता है, किसी कंपनी में मान लो वो, ठीक है, महीने हर 15 तारीख को चेक करके जाता है, किसी कंपनी में हर महीने चेक करके जाता है, डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने कम टाइम में वो आके चेक करेगा। मान लो जितनी छोटी मतलब जैसे 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 साइज कम तो होता जाएगा, मतलब छोटी तो नहीं होगी, मतलब मिड से रेंज की अगर कंपनी होगी तो उसमें हो सकता है मंथली आके चेक कर रहा हो, या हो सकता है क्वार्टरली आके चेक कर रहा हो, या हो सकता है वो हाफ एनुअली आके चेक कर रहा हो। तो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के साइज़ के ऊपर, उसके हिसाब से उसका रेगुलर इंटरवल होगा। मतलब हो सकता है 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, 1 महीने का हो, ठीक है, उसके हिसाब से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से करता जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब साल खत्म हो जाएगा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर ही चेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। जब जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, जब साल खत्म होगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो वो उसको चेक करेगा, ठीक है। इन स्मॉल कंसर्न कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज नॉट मच सुटेबल एज अकाउंट कैन बी ऑडिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट सच लॉस ऑफ द टाइम एज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मे नॉट लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करता है कि अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना कॉन्टिन्यूस ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। अगर कंपनी बड़ी है तो उस टाइप की कंपनीज के ऊपर जो ऑडिट होगा वो कहलाएगा आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट। अगर कंपनी छोटी है तो जो ऑडिट बेसिकली जो करवाते हैं वो आपका होता है फाइनल ऑडिट। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बात आती है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि कौन सी कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल होता है, मतलब किन कंपनीज के ऊपर ये बेस्ट रहता है, किनको सूटेबल होता है। तो ये कहता है कि इट बिकम्स एब्सोल्युटली इसेंशियल टू हैव द कॉन्टिन्यूअस ऑडिट ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो इन लोगों के ऊपर ही ये वाला ऑडिट जो होता है वो सूटेबल होता है। किन किन के ऊपर? वेयर द बिजनेस इज अ लार्ज, ऐसा जहाँ पे बिजनेस क्या हो, बहुत बड़ा हो, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो वेरी लार्ज, और वहाँ पे क्या होता है डेली डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस टाइप की जो कंपनी होगी वो कौन से ऑडिट प्रेफर करेगी? दो ऑडिट हैं, एक तो फाइनल है, एक कॉन्टिन्यूस है। तो वो ऑडिट, वो जो ऑडिट प्रेफर करेगी वो ऑडिट होगा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, ठीक है। वो कौन सा ऑडिट प्रेफर करेगी? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। उसके बाद आता है वेयर द देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट और इंटरनल। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ना इंटरनल ऑडिट नहीं होता है या इंटरनल चेक नहीं होता है, तो वो कंपनी भी कौन सा ऑडिट प्रेफर करेगी? वो प्रेफर करेगी कॉन्टिन्यूस ऑडिट, ठीक। तीसरा कहता है वेयर इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट द फाइनल अकाउंट जस्ट एज द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसी कंपनी जिसे ना अपना फाइनल अकाउंट तुरंत ही दिखाना है जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो कंपनी होगी उन उस टाइप की कंपनीज को कौन सा ऑडिट कराना पड़ेगा? वो कराएंगी कॉन्टिन्यूस ऑडिट। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक, जैसे ही अकाउंट खत्म होता है, जैसे ही साल खत्म होता है, अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। 31 मार्च को डिस्क्लोज करना होता है। तो देखा होगा तुम लोगों ने, साल खत्म होने से 2-3 दिन पहले ना बैंक क्लोज रहता है। बेसिकली वो ना ट्रांजेक्शन करते नहीं है, मतलब बैंक बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, जैसे 10 बजे बंद कर देते हैं, 12 बजे, और फिर बाद में उनका काम चलता रहता है, ठीक है। अंदर ही काम चलता रहता है उनका। तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं और फिर अपना रिपोर्ट जो होता है हेडक्वार्टर में सेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो वो होता है, ऐसी कंपनीज जिन्हें ना फाइनल अकाउंट प्रेजेंट करना होता है जैसे ही बिजनेस क्लोज होगा, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसी समय, तो उनके लिए भी जो ऑडिट होगा वो कौन सा ऑडिट होगा? कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगा। फिर ये कहता है वेयर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट आइदर एट अ रेगुलर और इरेगुलर टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो ऐसी कंपनी या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम, या तो रेगुलर इंटरवल पे या इरेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि जो फिक्स टाइम बता रहा होगा उस पर, या उन्होंने जब मांग लिया उस टाइम पे। तो इस टाइप की कंपनी को जो ऑडिट करवाना होता है वो कौन सा ऑडिट होगा? आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो बेसिकली इन लोगों को ये वाला ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना फाइनल ऑडिट से काम नहीं चला सकते। फिर यहाँ पे आता है कि अब डबल एज वेपन क्यों कहा जाता है इसे? तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज अ डबल एज वेपन एज इट इज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, इस वजह से ना इसे डबल एज वेपन कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली फायदे क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके कुछ नुकसान होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, इससे ना ऑडिटर को भी फायदा होता है, और इससे किसको फायदा होता है? कंपनी को भी फायदा होता है। और इससे ऑडिटर को भी कुछ नुकसान होता है और कंपनी को भी कुछ नुकसान होता है, ठीक है। वो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एडवांटेज ऑफ ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट की कॉन्टिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले कहता है यहाँ पर द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज दैट
Under this system, a detailed examination of account is possible as the auditor get one account, one completed year for the this purpose. ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर आप डिटेल एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, जैसे फाइनल अकाउंट में क्या होता है, साल खत्म होता है और उसके बाद ऑडिट करते हो, तो फाइनल अकाउंट में साल खत्म हो गया आपका 31 मार्च को, और बेसिकली आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम दिया गया ऑडिट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, काम हो रहा होता है और ऑडिट हो रहा होता है, पूरे 12 महीने होते हैं आपके पास। तो 12 महीने के अंदर क्या करते हो आप, पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हो, पूरी डिटेल में चेकिंग करते हो, तो आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से प्रॉपर डिटेल में चेकिंग करना भी पॉसिबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड है कि डिटेल एग्जामिनेशन होता है किस चीज़ का, अकाउंट्स का। ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि आपके पास भरपूर मात्रा में टाइम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जिससे द ऑडिटर गेट्स वन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द पर्पस। जिसमें कहना, कुल मिला के ये कहना चाहता है इस पॉइंट से कि ऑडिटर क्या कर सकता है, यहाँ पे डिटेल एग्जामिनेशन कर सकता है। डिटेल एग्जामिनेशन करना पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि उसके पास ना एक पूरा साल होता है इस चीज़ को पूरा करने के लिए, मतलब ऑडिट करने के लिए पूरा साल होता है। जबकि फाइनल ऑडिट में क्या होता है, उसके पास 2.5 से 3 महीने का टाइम होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, इसका एक एडवांटेज है कि आपके पास बहुत भरपूर मात्रा में टाइम है, आराम से आप ऑडिट करो और सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करो। दूसरा यहाँ पर, द एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड सून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कोई एरर है, ठीक है, अगर वो हुआ है तो उसे आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे। मतलब क्योंकि जैसे मान लो आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें कोई गलती होगी, मान लो 10,000 का ट्रांजेक्शन था, वहाँ पे 10 की जगह आपने 1 लाख रुपये लिख दिया या 10 लाख रुपये लिख दिया, तो ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ क्या हो रही है, इसकी चेकिंग हो रही है, काम हुआ उसकी चेकिंग हो गई। तो अगर कोई एरर हुआ तो डिटेक्ट हो जाएगा और साथ में उसको उसी समय पे आप रेक्टिफाई भी कर दोगे। जबकि फाइनल ऑडिट में क्या है, पकड़ा गया, अगर वो मान लो कोई एरर ढूंढ लिया गया, तो अकाउंट तो बन चुका है, अब वो ऑडिट क्या नाम है, मैनेजमेंट तो उसे सही कर नहीं सकती क्योंकि ऑडिटर के पास है। तो ऑडिटर उससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से उस चीज़ को वो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट भी कर लो साथ में उसे रेक्टिफाई भी कर लो। उसके बाद यहाँ पे कहता है द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड्स आर लेसेंड एंड दे कैन बी डिटेक्टेड बिफोर दे अटेन लार्ज प्रपोर्शंस। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो फ्रॉड की प्लानिंग की गई होगी कि फ्रॉड करना है, जैसे मान लो मैनेजमेंट ने, उसका इंटेंशन था फ्रॉड करना है भाई इतने करोड़ का, तो उन्होंने उसकी प्लानिंग करी होगी, ऐसे ही थोड़ी है फ्रॉड कर दिया होगा, क्योंकि अगर एकदम से ऐसे ही फ्रॉड कर देगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इसका एक पूरी प्लानिंग करते हैं, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और लास्ट में इस तरीके से फ्रॉड करना है। तो अगर फ्रॉड की पूरी प्लानिंग की गई होगी, तो यहाँ पे ऑडिटर के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि उस कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड को ना ईजिली लेसन कर ले, मतलब ढूंढ ले उसे और उसको डिटेक्ट करे और उसके बारे में क्या करे, अपने रिपोर्ट में बताए, और उसका जो भी अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारे, ठीक है, टाइम बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, टाइम होता है उसके पास। तो हर चीज़ सोचने समझने का उसके पास भरपूर मात्रा में टाइम होता है, तो वो आराम आराम से हर एक चीज़ को ध्यान से देख के करता है, जबकि फाइनल ऑडिट में ऐसा नहीं कर पाता है वो। फिर देखो इसमें क्या होता है, आगे है, द रेगुलर सुपरविजन बाय द ऑडिटर ब्रिंग इंक्रीज इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न। तो वो क्या करता है, यहाँ पे रेगुलर सुपरविजन होता है ऑडिटर के द्वारा, जिससे उसके काम में, एफिशिएंसी में और एक्यूरेसी में क्या हो जाता है, बढ़ाव, मतलब इंक्रीज आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लो इसका, कि मान लो कोई कंपनी है, वो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रही है, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉय है वो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर अगर मान लो उनसे कोई एरर हुआ, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसे चेक करेगा और इजीली डिटेक्ट करके उन्हें बता देगा और वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, उन्हें पता है कि हाँ मुझे कोई एरर वगैरह, फ्रॉड वगैरह नहीं करना है, तो अपनी इस चीज़ पे ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा, उनके अकाउंट्स में एक्यूरेसी आएगी, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में हेल्प करता है क्या, रेगुलर सुपरविजन हेल्प करता है किसमें, ऑडिटर को, इस चीज़ के लिए, मतलब कंपनीज के अकाउंट्स वगैरह को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए। फिर आगे आता है, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट each and every person of the disputed staff in the particular concern is kept fully busy। ठीक है, तो ये क्या करता है, हर एक एम्प्लॉय को बिजी रखता है, सभी लोगों को बिजी रखता है, सबको पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना, वगैरह वगैरह। तो कोई भी स्टाफ फ्री नहीं रहता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। उसके बाद द प्रोप्राइटर ऑफ द कंसर्न में गेट एनी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन डूली वेरीफाइड एट एनी टाइम विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, तो जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो क्या कर सकता है, आसानी से ले सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनसे मांग लो, आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है।
ठीक है, आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 7 में। इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द ऑडिटर ऑल्सो एज ही इज एबल टू मेक ईजी अरेंजमेंट फॉर हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं। ठीक है, सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होता है, सभी को अपनी अपनी अथॉरिटीज़ पता होता है। तो जो भी काम करना होता है वो कन्वीनियंटली तरीके से आसानी से उस काम को कर लेते हैं और अपना अपना काम ईजिली ढंग से वो कर लेते हैं। और लास्ट का पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्रिएट अ मोरल चेक अपॉन द क्लाइंट स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पे मोरल चेक, देखो ये वर्ड पहले भी आया था मोरल चेक। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना उनका मोरल चेक भी हो जाता है कि कंपनी के एम्प्लॉय कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं है कि फ्रॉड करने वाले हैं, तो किस टाइप के हैं उनका मोरल चेक यहाँ पे हो जाता है। फिर आता है 9th पॉइंट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड क्विकली एंड फाइनल अकाउंट कैन बी प्रेजेंटेड सूनर। ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूस ऑडिट में होता क्या है, काम हो रहा होता है चेकिंग हो रही होती है, काम हो रहा होता है चेकिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे जब काम हो गया और चेकिंग हो गई तो साथ के साथ सारी चीज़ हो गई, तो इसी तरीके से पूरे साल चला होगा। तो जैसे ही साल खत्म होगा, काम हुआ होगा उस दिन और चेकिंग हो गई होगी, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी बन जाएगा और उसका प्रेजेंटेशन भी क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इससे क्या होता है, हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है आपका और प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो इसके फ़ायदे हैं। अब आ जाओ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे कि इसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो टेम्परिंग विद द फिगर्स, सबसे पहला नुकसान क्या है, टेम्परिंग हो जाता है इसके अंदर फिगर्स में। देखो एक बार यहाँ से एडवांटेज हमने पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं तुम्हें सिंपल वाले भी अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ से देख लेना, वहाँ ईजी है। तो यहाँ पे कहता है टेम्परिंग विद द फिगर्स। तो टेम्परिंग विद द फिगर्स का मतलब क्या है कि अकाउंट्स के अंदर हेरा फेरी हो सकती है। जैसे मान लो आज ऑडिटर आया, उसने चेकिंग करी, चेकिंग करके वो चला गया, तो अब मैनेजमेंट को पता है भाई आज की चेकिंग हो गई, अब दोबारा चेक तो होगा नहीं है। तो वो जैसे ही चेक करके चला गया, उस अमाउंट को उसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट के साथ जो फिगर्स लिखे हुए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उसके साथ ना टेम्परिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑडिटर को पता है वो चेक कर गया है, तो वो दोबारा से उस चीज़ को चेक नहीं करेगा, क्योंकि इंसान जो है क्या है, एक आलसी इंसान है, लेजीनेस होती है। तो उसे पता है मैंने कल ही तो इसको चेक करा था, वो दोबारा उस चीज़ को चेक नहीं करता है। तो जिसका फ़ायदा मैनेजमेंट उठाती है और उस चीज़ को टेम्पर कर देती है, मतलब उस अमाउंट में उस फिगर में चेंजेस कर देती है, और जिससे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स वर्क। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इंटरप्शन ऑफ द क्लाइंट वर्क। इंटरप्शन, इंटरप्शन का मतलब क्या है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, काम हो रहा है और फिर ऑडिटर उस चीज़ को चेक कर रहा है, काम हो रहा है ऑडिटर चेक कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना, इंटरप्शन आता है। मतलब अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए, वो उससे पूछेगा, तो उतनी देर में उसका काम क्या होगा, रुका रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, डिफिकल्टीज आएंगी उसकी और उसके बीच में अड़ंगा आएगा। ठीक है, वो अपना काम टाइम पूरा नहीं कर पाएगा। तो इंटरप्शन होता है क्लाइंट के वर्क में, मतलब उसका काम क्या होता है, जो बिजनेस हो रहा होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है। ये थर्ड पॉइंट क्या है इसका, एक्सपेंसिव। क्योंकि ये देखो इसके अंदर क्या होता है, पूरे साल चेकिंग होती है, तो वो ऑडिटर क्या आएगा, पूरे साल अपॉइंट रहेगा, उसके साथ उसके स्टाफ जो होंगे वो भी पूरे साल अपॉइंट रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में फाइनल ऑडिटर होता है, वहाँ पे जो ऑडिटर होता है उसके मुकाबले ना इसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ये क्या रहेगा, ये एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है, ठीक है। मिसिंग लिंक, अब मिसिंग लिंक में क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ना ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, लिंक वगैरह उसका मिल नहीं पाया, तो इससे क्या होगा, बाद में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो मिसिंग लिंक एक इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन ऑडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, फ्रीक्वेंट विजिट बाय द ऑडिटर और हिज स्टाफ मे इंड्यूस द क्लाइंट्स एम्प्लॉय टू डिपेंड अपॉन हिम इवन फॉर द माइनर थिंग्स। ठीक है, हर एक काम के लिए क्या रहता है, उनको डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑडिटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, द क्लाइंट स्टाफ मे नॉट एक्सर्ट much to locate an error in the hope that this will in any case be discovered by the auditor during his next visit। ठीक है, तो हर चीज़ में क्या हो जाता है, ऑडिटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर कुछ करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाता है। देखो इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, तो इन्होंने इसे नुकसान में डाल दिया है कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिकली वहाँ पे डिनोट होना चाहिए, बट वहाँ पे हम डिनोट नहीं करते क्योंकि हमारे पास उसका प्रॉपर रीज़न नहीं होता है। अगर हमने वहाँ पे लिख दिया और हम रीज़न नहीं दे पाए तो ऑडिटर क्या मान लेगा, उसे फ्रॉड मान लेगा। तो इस वजह से अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, नुकसान हो जाता है उनका। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल कॉलिजन बिटवीन क्लाइंट स्टाफ एंड ऑडिटर स्टाफ। ठीक है, उनके बीच में झोल झमेले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसके बीच में, क्लाइंट स्टाफ के बीच में और ऑडिटर स्टाफ के बीच में। तो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक बार देखो, एक बार ये एनुअल ऑडिट पढ़ लेते हैं जो हमने फाइनल ऑडिट पढ़ा था, उसके बाद दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कॉन्टिन्यूस ऑडिट के और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे देख लो एक बार क्या होता है ये फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट, वो ऑडिट जो साल के एंड में होता है, ठीक है। तो बेसिकली एनुअल ऑडिट इज द वन विच इज कैरिड आउट ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो वो कहलाएगा आपका एनुअल ऑडिट, ठीक है। तो बस एक बार रुक जाओ, तो फिर एक बार नोट से देख लो, ठीक है। तो फाइनल ऑडिट की बात करते हैं। फाइनल ऑडिट क्या था, फाइनल ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, विच विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल ईयर, ठीक है। तो फाइनल ऑडिट कहलाता था। अब देखो आगे हम करेंगे, इसके आगे है एडवांटेजेस। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या होंगे एक बार हम ये देखेंगे, ठीक है। एक मिनट बस, कलर चेंज कर लूँगा, ओके। तो एडवांटेजेस देखेंगे हम क्या है इसके। सबसे पहले क्या है, ये टाइम सेविंग है, कि फाइनल ऑडिट में क्या होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। तो टाइम सेविंग है ये। फिर क्या होता है, ये रेलेवेंट होता है किसके लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, मतलब छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ये रेलेवेंट होता है। तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो होता है ना मैनिपुलेशन, उसके चांसेस नहीं होते हैं, अल्टरेशन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे नो दिखेगा नहीं तुम लोगों को फिर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो मैनिपुलेशन अल्टरेशन बाय मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता अकाउंट्स के अंदर, ना ही अल्टरेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वो एक बार जब खत्म हो जाता है, मतलब साल का जब खत्म हो जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट किसको दे देती है, ऑडिटर को दे देती है। तो जब वो ऑडिटर के पास चला गया, तो मैनेजमेंट के पास वो चीज़ जब है ही नहीं, तो उसके अंदर वो चेंजेस कैसे करेगी, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे नो इंटरफेरेंस ऑफ ए रेगुलर वर्क ऑफ द क्लाइंट, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना। तो एक चीज़ मैं बताऊँ तुम्हें, इसका जो लिमिटेशन होगा, जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट का लिमिटेशन होगा, वो इसका एडवांटेजेस होगा, और इसका जो लिमिटेशन होगा वो इसका एडवांटेज होगा। तो इसके लिमिटेशन इसके डिसएडवांटेज, इसके लिमिटेशन इसके एडवांटेजेस। तो इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट का लिमिटेशन है, तो वो फाइनल ऑडिट का क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। और जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट का एडवांटेज है, वो फाइनल ऑडिट का क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे कहता है कि ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिमिटेशन में पढ़ा था, ये कॉस्टली होता है, जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कॉस्टली नहीं होता है। तो कोई एक याद कर लो, उसका दूसरा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो डिसएडवांटेजेस में आ जाओ, ये क्या होता है, नॉट सूटेबल फॉर द बिग इंटरप्राइजेस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं होता, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि रिलेवेंट फॉर द बिग इंटरप्राइजेस। तो इसका जो एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है एक्सपेंसिव वर्कलोड, ठीक है, सॉरी एक्सपेंसिव कह रहा हूँ, एक्सेसिव वर्कलोड। यहाँ पे क्या होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपको ना काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिटेल एग्जामिनेशन होता है, और आपके ऊपर जो होता है लेस प्रेशर होता है ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पूरे साल काम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे लोड कम होता है, यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेस टाइम फॉर डिटेल एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, ठीक है, मोर टाइम फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। तो इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, और इसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज बन जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो ये लिख सकते हो। और अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम सेविंग, तो टाइम सेविंग के नहीं छोड़ना तुम्हें, इसे एक या दो वर्ड में एक्सप्लेन करना है, मतलब एक या दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है टाइम सेविंग का मतलब। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। फाइनल ऑडिट है, यहाँ पे लिखा है टाइम सेविंग, तो लिखोगे कि इट इज़ अ टाइम सेविंग, ठीक है। तो लिखोगे इसके अंदर कैसे, कि इट इज़ अ टाइम सेविंग बिकॉज इट नॉट रिक्वायर्ड मोर टाइम। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, नहीं, ठीक है। तो इसे क्या करोगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, चाहो तो वे एग्जाम्पल के हिसाब से एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस वगैरह दे रखे हैं और एडवांटेजेस दे रखे हैं, तो इसको चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने ये नोट्स दे रखा होगा, पढ़ लेना इसे। पेज नंबर देख लो बस, पेज नंबर क्या है इसका, 146 है, ठीक है। तो पेज नंबर 146 है, वहाँ से देख के पढ़ लेना। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, यही वाले पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता वर्क के क्लाइंट में, फिर यहाँ पे अल्ट्रेशन का कोई चांसेस नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आपको रीजनेबल टाइम मिलता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास यहाँ पे। और क्या होता है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लिंक इन वर्क होता है। उसके बाद क्या होता है, ईजिली एलोकेशन ऑफ वर्क होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड होता है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें आप चेक नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिर डिले होता है, मतलब आपको टाइम कम मिलता है तो हो सकता है काम चेक ना हो पाया पूरा, तो डिले हो सकता है। फिर नो इन डेप्थ एग्जामिनेशन या चेकिंग, मतलब आप इसके अंदर डिटेल में चेकिंग नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम ही होता है, ठीक है। अनसूटेबल फॉर द लार्ज कंसर्न, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो छोटे छोटे जो बिजनेस है उन्हीं के लिए हेल्पफुल है ये। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे कॉन्टिन्यूस ऑडिट कराना पड़ेगा
फाइनल ऑडिट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट मैंने पढ़ाया था तुम्हें पहले, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या इंटरनल ऑडिट पढ़ाया मैंने, नहीं इंटरिम ऑडिट पढ़ाया मैंने। तो इंटरनल ऑडिट पढ़ते हैं, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की बात करता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ये क्या होता है, डिपार्टमेंट ना अपनी तरफ से खुद से करवाती है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से ये क्या करती है, ऑडिट कराती है। क्यों कराती है, ताकि ना उन्होंने उनके एम्प्लॉय ने या उनके मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड वगैरह करा तो उसका पता चल पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अदर बिजनेस प्रैक्टिस एज टू प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट कराती है ताकि वो चेक कर पाए कि जो उसका अकाउंटिंग है, जो फाइनेंस है और अदर बिजनेस जो है, बिजनेस प्रैक्टिसेस है, वो क्या है, सही हैं, ताकि मैनेजमेंट को क्या मिल पाए, एक प्रोटेक्शन मिल पाए। ठीक है, ये उनका प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव आर्म होता है। यानी मैनेजमेंट ना अपनी बदनामी से बचने के लिए, ठीक है, फाइनल ऑडिट होने से पहले जो ऑडिटर आएगा, बाहर से जो ऑडिटर आएगा वो चेक करेगा, उसके आने से पहले ना खुद ही एक ऑडिट करवा लेती है। तो जो खुद ऑडिट करवा लेती है ताकि ना उसकी बदनामी ना हो। जैसे बाहर वाला ऑडिटर आएगा, अब वो चेक करेगा, मान लो कोई फ्रॉड हुआ, मैनेजमेंट ने नहीं कराया बट मैनेजमेंट के एम्प्लॉय में से किसी ने कर दिया हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए कि हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं जिसने कोई फ्रॉड वगैरह करा हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस बदनामी से बचने के लिए मैनेजमेंट खुद से एक ऑडिट करवा लेती है। ठीक है, तो वो जो ऑडिट होता है वो कहलाता है आपका इंटरनल ऑडिट, कि वो कंपनी का ही कोई बंदा खुद से एक ऑडिट कर देता है। तो वो इंडिपेंडेंट बंदा, मतलब कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, या तो कंपनी ने उसे अपॉइंट करा होगा, या मान लो कंपनी बाहर से किसी बंदे को लेके आई होगी और उसने उस कंपनी के का ऑडिट करा होगा फाइनल ऑडिट होने से पहले पहले। तो ये कहलाएगा आपका इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो अब देखो इसके फायदे क्या क्या होंगे। बेसिकली इसके क्या क्या फायदे होंगे, ये हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने को क्या फ्रॉड वगैरह नहीं करना वगैरह वगैरह, इस सारी चीज़ों के बारे में बताता है। फिर इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है इफ़िशियंसी। ठीक है, सभी को अपना अपना काम पता होता है। अगर अगर कोई काम गलत तरीके से हुआ होगा तो वो इंटरनल ऑडिटर उसके बारे में बताता है, तो लोगों को पता है, पता चल जाता है उसका काम क्या है, किस तरीके से करना है, तो उनकी इफिशियंसी होती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, हेल्प करता है एरर और फ्रॉड को कम करने में। उसके बाद इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर। जो जो बाद में ऑडिटर आएगा ना, जो फाइनल ऑडिटर आएगा, जो चेक करेगा, अब जब वो चेक करने आएगा तो जब पहले से कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं होगा तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। फिर इट इंक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जब कंपनी में कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ होगा, कोई गलत काम हुआ ही नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके क्या है, ये फायदे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट, सॉरी, इंटरनल ऑडिट कराते हो तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इसी में। इसी के अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था यहाँ पर कि डिस्कस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश करना था। उसे मैंने डिस्कस बोल दिया इसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको क्या करो आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, यानी दोनों में तो ऑडिटर एक्ट कर रहा है, तो ये इनमें डिफरेंस क्या है हमें ये बताना है। तो देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं इसका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट टू स्टेट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस विद द प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल ऑडिट कराने का, ताकि ना आप चेक कर पाओ कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रिकॉर्ड किए गए हैं वो एक्यूरेट है। ठीक है, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करा है, सारी पॉलिसीज वगैरह जो है उन चीज़ों को आपने क्या करा है, कंप्लाई करा है। ठीक है, मैनेजमेंट इस चीज़ को चेक करने के लिए जो ऑडिट कराती है वो ऑडिट कहलाता है आपका इंटरनल ऑडिट। और स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सप्रेस द opinion on the true and fair view of the financial result of the financial position of a company। ठीक है, और यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है कि इसके अंदर ना ऑडिटर आता है और वो फाइनेंशियल अकाउंट को चेक करता है। वो ये चेक करता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर है नहीं है, मतलब जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है वो सही है या नहीं है, इस चीज़ को वो क्या करता है, चेक करता है। तो इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इंटरनल ऑडिट के अंदर कि मैनेजमेंट खुद से करवाती है, अपना कोई फ्रॉड ना हो उस चीज़ को पता करने के लिए। जो भी उन्होंने पॉलिसीज लगाई है उसको सभी ने फॉलो करा है नहीं करा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सभी ने कंप्लाई करा है नहीं करा, जो भी प्लान थे पॉलिसीज थे वो सारी चीज़ें सही तरीके से हुई है नहीं हुई, इस चीज़ को चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट कराता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हुए नहीं हुए हैं,
ठीक है, उस चीज़ को चेक करने के लिए करवाया जाता है। देखो स्कोप क्या है यहाँ पर, द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट किस तरीके से होगा वगैरह वगैरह, ये कौन डिटरमाइन करता है, मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है। जबकि यहाँ पे स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट लॉ। मतलब यहाँ पे पहले से बता रखा होगा लॉ के अंदर कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें पहले से लॉ के अंदर बता रखा होगा। अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। जबकि यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे देखो डिपेंड करेगा कौन करेगा। अगर मान लो फर्स्ट ऑडिटर है, चैप्टर नंबर 7 याद करो, तो अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसी है। अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो डायरेक्टर, और अदरवाइज कौन करेगा, मेंबर, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट, कि जैसे ही ऑडिट हो जाएगा कंप्लीट तो वो रिपोर्ट किसको देंगे, तो यहाँ पे वो किसको सबमिट करेंगे रिपोर्ट, वो सबमिट करेंगे मैनेजमेंट को। जबकि यहाँ पे वो सबमिट किसको करेंगे, शेयर होल्डर्स को करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाएगा यहाँ पे, शेयर होल्डर्स को। तो ये यहाँ पे डिफरेंस था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मे बी। ठीक है, सेकंड लास्ट है, नहीं अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं छोड़ देते हैं इसे, बाकी करेंगे पार्ट 2 में। बाय बाय।